लेक्चर है वो मैटर एंड एनर्जी एंड यूनिवर्स पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है यूनिवर्स। यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स क्या चीज़ है? सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि यूनिवर्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। यूनिवर्स कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? दो चीज़ों से। नंबर वन इज़ मैटर, ठीक है, नंबर वन इज़ मैटर, और दूसरी चीज़ एनर्जी। दो चीज़ें मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये मैटर क्या चीज़ है? मैटर क्या चीज़ है? तो मैटर की जो डिफिनेशन है वो है, मैटर जो है ब्रह्मांड का कोई भी पिंड या ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जिसका थोड़ा बहुत क्या हो, थोड़ा बहुत द्रव्यमान हो। क्या हो? थोड़ा बहुत द्रव्यमान हो और कुछ आकार वगैरह ग्रहण करती हो, तो उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, थोड़ा बहुत भार हो और थोड़ा बहुत आयतन ग्रहण करती हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं मैटर। ठीक है, तो मैं अपनी भाषा में अगर कहूँ तो जो भी चीज़ आपको एग्जिस्टेंस में दिखाई देती है, जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। क्या चीज़ है? मैटर। ठीक है, जैसे मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ तो पेन भी एक मैटर है, और इस कॉपी की बात कर रहा हूँ जिस पर मैं लिख रहा हूँ तो ये भी मैटर है। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या हवा, जिसको हम कहते हैं विंड, तो क्या ये मैटर हो सकती है? तो उत्तर है एस, ये भी मैटर ही है। ठीक है, क्योंकि जो मैटर होते हैं उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। फिजिकली मैटर को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, जिनको हम कहते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस। ठीक है, तो मैटर को हमने फिजिकली 3 भागों में डिवाइड किया। ये कौन सा है? फिजिकली। ठीक है, PHYSICALY। फिजिकली मैटर को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात बोल रहे हैं। तो मेरे भाई, प्लाज्मा स्टेट होती है, मैं मानता हूँ कि जब जो आपका मैटर है हायर एनर्जेटिक स्टेट में पहुँच जाता है तो फिर वो चीज़ें प्लाज्मा स्टेट में चली जाती हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चर्चा में नहीं हैं, क्योंकि वो उतना एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि उतनी एनर्जी तक पहुँच पाना उतना आसान है नहीं जितना सब लोग सोचते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली एग्जिस्टेंस में 3 स्टेट देखी जाती हैं। वो 3 स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर की 3 स्टेट होती है। तो मैटर को फिजिकल रूप से, मतलब भौतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। ठीक है, अब भाई ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का। तो अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? ठीक है, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, तो दूसरा क्लासिफिकेशन जो है उसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ मैटर। ठीक है, तो 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन है मैटर का। 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, वन इज़ फिजिकल एंड अनदर इज़ केमिकल। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर कितने प्रकार के होते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज़ प्योर सब्सटेंस, SUBSTANC, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार से केमिकली क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो
तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इनको पुनः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। वन इज कॉल्ड कंपाउंड एंड अनदर इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं इन्हें मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, इन्हें मिक्सचर कहते हैं। और इन मिक्सचर्स को पुनः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वह मिक्सचर, जैसे हमने कोई मिक्सचर लिया तो ऐसा मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग में कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स आर सेम, ठीक है। मतलब इस विलेन के प्रत्येक भाग पर, ठीक है, जो कंपोजिशन है वो एक जैसा है, ठीक है। जैसे ये चीनी और पानी का एक मिश्रण है जिसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो इस मिक्सचर को आप देख लीजिए, ये जो मिक्सचर आप देख रहे हैं, चाहे यहाँ से आप हल्का सा तोड़ के यहाँ का स्वाद ले लीजिए, चाहे यहाँ से हल्का सा तोड़कर यहाँ का स्वाद ले लीजिए, चाहे यहाँ से हल्का सा तोड़कर यहाँ का स्वाद ले लीजिए। आप कहीं से भी स्वाद लेंगे तो एक जैसा ही स्वाद आपको मिलेगा, हर जगह उतना ही मीठा मिलेगा। तो ये जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे हमने पानी में मिट्टी डाल दिया, क्या डाल दिया? पानी में मिट्टी। ये क्या है? पानी है प्लस शुगर है, पानी और चीनी है, ठीक है। और ये क्या है? पानी प्लस सॉइल, मिट्टी है, ठीक है, दो चीज़। तो देखो जैसे आपने ये मिक्सचर बनाया है तो इसमें आप अलग अलग जगह से इसका टेस्ट करेंगे तो इसका जो टेस्ट है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का मिलेगा, ठीक है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही मिट्टी का एहसास होगा, यहाँ कुछ और ज़्यादा मिट्टी का एहसास होगा, यहाँ बहुत कम मिट्टी का एहसास होगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो अपने भार के कारण नीचे आके बैठ जाना चाहती है, ठीक है। तो नीचे जो है जो विलेन है वो कंसनट्रेट होगा और ऊपर जो विलेन है वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो कंसनट्रेट होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्वाद ज़्यादा मिलेगा, तो ठीक है। ये हुआ क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो अब प्योर सब्सटेंस में हमने कंपाउंड कहा और एलिमेंट्स कहा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड और एलिमेंट आते हैं। तो कंपाउंड जो होते हैं इनको मैं कह सकता हूँ कंपाउंड एंड एलिमेंट, दोनों के पास में जो कंपोनेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, वो एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया H2O, तो H2O क्या है? जिसको हम कहते हैं जल, ठीक है। क्या बोलते हैं? जल। तो जो आपने H2O लिया है ये इसमें केवल इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो H2O, मतलब केवल एक ही टाइप का है, H2O टाइप का है। तो इसको हमने कहा है कि ये कंपाउंड है। और दूसरा जो है वो एलिमेंट है। जैसे हम ये एक लोहे की राड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? लोहे की राड ले रहे हैं जिसका लोहे का फार्मूला Fe है। तो ये जो लोहे की राड है वो Fe से मिलकर बनी है। तो इसमें जितने भी कण हैं, ठीक है, इसमें जितने भी कण हैं वो सब किस टाइप के हैं? Fe टाइप के हैं। तो मतलब इसमें भी एक ही टाइप का यूनिट है और इसमें भी एक ही टाइप का यूनिट है। तो कंपाउंड और एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। क्यों प्योर सब्सटेंस होते हैं? क्योंकि इनमें जो यूनिट होती है वो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनमें यूनिट एक प्रकार की नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया H2O प्लस C6H12O6, पानी में ग्लूकोज डाल के, ये क्या है? वाटर, ठीक है। और ये क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो वाटर में ग्लूकोज डालते हैं तो एक विलेन तैयार होता है और उसको लोग गर्मियों में पीते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए, जैसे कि कालरा वगैरह। तो ये फ़ायदा करता है। तो आप जो विलेन पी रहे हैं उस विलेन को आप बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो उत्तर आपका आएगा कि ये अशुद्ध है।
ठीक है, ये इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि इनमें जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स मिलकर इस विलेन का निर्माण कर रही हैं, वो यूनिट्स एक टाइप की नहीं हैं, वो यूनिट्स एक से अधिक प्रकार की हैं। लेकिन शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? प्योर सब्सटेंस की परिभाषा क्या होती है भाई? प्योर सब्सटेंस की परिभाषा होती है कि वह सब्सटेंस जो एक ही प्रकार की यूनिट से मिलकर बना हो, वही प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 इज़ कंपाउंड एंड अनदर इज एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो ये सॉल्यूशन बनाए हैं H2O और C6H12O6 का मतलब वाटर एंड ग्लूकोज का जो आप सॉल्यूशन बनाए हैं, जिसको आप गर्मियों में पीते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इम्प्योर है। क्या है? इम्प्योर है। वो एक मिश्रण है, वो ना तो कंपाउंड है ना एलिमेंट है, क्योंकि कंपाउंड और एलिमेंट में एक ही टाइप की स्ट्रक्चरल यूनिट पाई जाती है। ठीक है, तो अब मार्केट में आपने सुना होगा प्योर मिल्क, प्योर मिल्क, जिसको आप लेके आते हैं, ठीक है, और अपने यूज में लाते हैं पीने के लिए। तो क्या वो रियल में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर है? तो उत्तर आएगा नो। मिल्क इज़ नॉट प्योर इन केमिकल लैंग्वेज बिकॉज इन केमिस्ट्री द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज दैट द सब्सटेंस विच आर मेक बाई सिंगल टाइप ऑफ यूनिट। ठीक है, नॉट मोर देन वन टाइप ऑफ यूनिट। If a substance is become by more than one type of structural unit, then this type of substance does not क्या चीज़ does not प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो जैसे हमने प्योर मिल्क लिया है, तो इसमें क्या है? इसमें है जैसे कि इसमें ग्लूकोज भी है, शुगर भी है, वाटर भी है। क्या चीज़? ग्लूकोज भी है, शुगर भी है, वाटर भी है, और क्या? विभिन्न प्रकार के कैल्शियम या फिर पोटेशियम टाइप के जो आयंस हैं, वो सारे सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें एक प्रकार की स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है। दूध का निर्माण विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चरल यूनिट आपस में मिलकर करती हैं। तो जो मिल्क है वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इम्प्योर सब्सटेंस है। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हमने देखिए मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या है। तो ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हो, एहसास कर सकते हो, जिसका कुछ भार हो, आयतन हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी चीज़ें मैटर हैं। तो मैटर भाई सही है, चलो ठीक है, मैटर हमने जान लिया। तो अब प्रश्न उठता है कि मैटर कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मैटर जो है वो दो प्रकार से क्लासीफाई किए गए हैं। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अनदर इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पदार्थों की केवल भौतिक अवस्था देखते हैं। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम पदार्थों को कुछ इस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो पदार्थ हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं, और जो केमिकल क्लासिफिकेशन में पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो या तो कंपाउंड हो सकते हैं या तो एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, और मिक्सचर दो प्रकार के पुनः हो सकते हैं। वन इज होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग में केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वह मिक्सचर जिसके अलग अलग भाग में केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा। फिर हमने H2O का एग्जांपल लिया, मतलब वाटर का एग्जांपल लिया, और हमने कहा कि ये क्या चीज़ है। तो उत्तर मिला कि ये चीज़ कंपाउंड है, क्योंकि दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ यूनिट दैट इज़ H2O. But if you taking the example of water and glucose solution which are drinking by you in the hot days, ठीक है, तो वो जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस निकला, क्योंकि दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, वन इज H2O एंड अनदर इज C6H12O6। उसके बाद में हमने कहा कि जो बाज़ार में मिल्क मिलता है या फिर जो
दूध वाले की घर से हम लेके आते हैं और वो कहता है शुद्ध दूध, तो हमने पता किया कि वो कहने को तो शुद्ध दूध है, लेकिन इन केमिकल लैंग्वेज दैट इज़ नो प्योर सब्सटेंस, दैट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों वो इम्प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि प्योर सब्सटेंस की डिफिनेशन ये है इन केमिकल लैंग्वेज दैट प्योर सब्सटेंस इज़ परफॉर्म्ड बाई सिंगल टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है, नॉट मोर देन वन टाइप ऑफ यूनिट। तो आपका जो मिल्क है वो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है। वो है जैसे कि उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और क्या नाम है, जैसे कि H2O हुआ और सोडियम, पोटेशियम, मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट आर प्रेजेंट इन द मिल्क, ठीक है। बहुत ही प्रकार की जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं वो दूध के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए आपका मिल्क जो है वो इम्प्योर है, केमिकली वो प्योर नहीं है, ठीक है। तो अब मैटर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं मैटर। अब हम अगला जो पार्ट है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एनर्जी क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरा जो भाग है जिससे यूनिवर्स मिलकर बना है उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टू डूइंग वर्क, ठीक है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी बॉडी की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड का कोई भी मैटर अगर कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, आप भी मैटर ही हैं, ठीक है। अगर आप ये हैं, ठीक है, तो आप बताइए आप मैटर हैं कि नहीं हैं? आप बता दीजिए आप मैटर हैं कि नहीं हैं? तो उत्तर मिलेगा यस, यू आर आल्सो मैटर। व्हाई यू आर मैटर? बिकॉज यू आर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ बिकमिंग द मैटर, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैटर? The condition for the matter, a matter should have some volume and some mass। उसका कुछ आयतन होना चाहिए, कुछ आयतन होना चाहिए और कुछ मास होना चाहिए। ब्रह्मांड की हर वो चीज़ जिसका थोड़ा बहुत आयतन हो, थोड़ा बहुत भार हो, वो सारी चीज़ क्या है? वो सारी चीज़ मैटर ही है, ठीक है। तो आप भी मैटर ही हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी टू डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, ठीक है, इज़ कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो आप एक बॉडी हैं या फिर ऑब्जेक्ट हैं जो कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ने का वर्क कर रहे हैं, लिखने का वर्क कर रहे हैं या अपने घर में कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसकी वजह से वर्क कर पा रहे हैं? तो उत्तर है एनर्जी, ठीक है। उत्तर क्या है? एनर्जी, क्योंकि वही एक्स्ट्रा चीज़ जो आपके अंदर अवेलेबल है वही कोई कार्य करने के लिए जिम्मेदार साबित हो रही है, ठीक है। तो विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो अब मैटर जो है उसको हमने पुनः कहा कि जो मैटर है वो हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। मैटर जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। मैटर की मात्रा कभी कम नहीं होती है, ठीक है। और एनर्जी को भी हमने कहा कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जैसे क्या नाम है, आप अपने हाथों को रगड़ते हैं अपने दूसरे हाथ पर, ठीक है। आप अपने इस हाथ पर अगर रगड़ेंगे तो आपका हाथ जो है वो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप कुछ कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और फिर मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट एनर्जी। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी प्रकार से आप देखते हैं जो बल्ब होता है ये जलता है, तो ये कैसे जलता है? पीछे से क्या आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या चीज़? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में, LIGHT, लाइट एनर्जी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लाइट एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अरे बाप, ये कैसे हो सकता है? तो आपने देखा होगा सोलर पैनल जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और उसको
कहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। आपकी बैटरी जो है वो पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है, तो लाइट एनर्जी जो है, जो सूर्य का प्रकाश है, जो लाइट की एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर इस केमिकल एनर्जी को हम पुनः किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ठीक है। तो जब बल्ब जलाते हैं तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर फ़ैन लगा दिया, क्या लगा दिया? फ़ैन लगा दिया। क्या लगा दिया? फ़ैन लगा दिया। तो ये फ़ैन जो है ये राउंड करने लगता है और हमको क्या देता है? ठंडी देता है। तो कहने का मतलब ये मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी की अलग अलग फॉर्म को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आया एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन इंटरचेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये होती है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एनर्जी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसमें एक स्टेटमेंट मास के बारे में कहा गया कि जो द्रव्यमान है, जो भार है, ठीक है, मास के बारे में भी एक स्टेटमेंट कहा गया, ठीक है। मास के बारे में एक स्टेटमेंट कहा गया कि मास जो होता है वो कभी भी मतलब नष्ट नहीं होता है। मास जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया प्लस NO2 लिया, तो यहाँ से जब अभिक्रिया होती है तो बन जाता है NO2 प्लस CO2, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मास का कैलकुलेशन करें और यहाँ पर अगर मास का कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो दोनों जगह पे जो मास है वो जो है वो हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। वो मास हमेशा ही सेम आना चाहिए। और सॉरी, यहाँ पे NO होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितना है? 3, और नाइट्रोजन कितना है? 1। देखो 1 कार्बन है और 3 नाइट्रोजन है, और 3 ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है। और यहाँ पर देखें तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पर बताइए 1 ही कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, और नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो बताइए यहाँ पर जो मास होगा, क्या यहाँ पर जो प्राप्त होने वाला मास है वो अलग होगा? तो उत्तर है नहीं, ठीक है। मास हमेशा संरक्षित रहता है। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थों का द्रव्यमान होता है या मास होता है वो हमेशा ही अपरिवर्तित रहता है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, जैसा कि आपने ऐसा देख लिया, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मास आल्सो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट मास कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड, ठीक है, मास ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसा भी कह सकते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऑलवेज सेम, ठीक है। किसी भी इंटरचेंज के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास आपस में हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो मास को नष्ट नहीं कर सकते हैं। मास जो है हमेशा ही संरक्षित रहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है वो हमेशा ही संरक्षित रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है और ना ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये 2 डिफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है कि मास और एनर्जी में क्या डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि हाँ मास क्या है और एनर्जी क्या है, ठीक है। तो एनर्जी तो आपको समझ में आ गया। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस बट इट कैन एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ये हुआ एनर्जी का डिफिनेशन। और फिर मास, ठीक है। मास जो होता है किसी भी रासायनिक परिवर्तन में सदा ही संरक्षित रहता है, ठीक है। मास ना तो ज़्यादा होता है और ना कम होता है, ठीक है। तो ये 2 जो रूल हैं ये आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, ठीक है, जिसमें ऐसा पाया गया कि जो मास है
वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था भाई, मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अरे अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई भाई, क्योंकि मास जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है, वो ना तो कभी कम होता है ना तो कभी ज़्यादा होता है, ऐसा पहले बोला गया। लेकिन बाद में ऐसा भी देखने को मिला कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। और ये कब देखा गया? ये तब देखा गया जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई ए से, और वो ए से रिएक्शन हुई, जो ये न्यूक्लियस था ये दो प्रकार के न्यूक्लियस में टूट गया, बी और सी। तो इसका मास मान लीजिए 5 था, कितना था? 5। तो इसका मास हमें मिला 2.9 और इसका मास मिला 2। कितना? 2। तो देखिए यहाँ पे ये जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इस रासायनिक परिवर्तन में आप ऊपर के स्टेटमेंट को आप पढ़िए क्या है। ऊपर के स्टेटमेंट के अनुसार आपको पता होगा कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ठीक है। द्रव्यमान में ना तो कमी आती है ना तो बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो ये मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मास जो है इस रासायनिक परिवर्तन में शुरुआत में 5 था और बाद में कितना हो गया? 2.9 एंड 2 कितना हुआ? ओवरऑल मास कितना हुआ? 4.9। तो भाई ये थोड़ी सी जो मास में कमी हो रही है, ये तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मतलब चैलेंज कर रहा है कि आप गलत बोल रहे हो। तो क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, द्रव्यमान ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे तो चीज़ें अलग हो रही हैं, यहाँ पे द्रव्यमान जो है संरक्षित नहीं है, द्रव्यमान नष्ट हो रहा है। और कितना नष्ट हो रहा है? 0.1 द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो उसमें ये चीज़ देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनको हमने कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम से हम लोग जानते हैं उनको, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो मास है दिस कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, E=mc², ठीक है। E=mc², ठीक है। इसको हम कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो द्रव्यमान है, किसी पिंड का जो द्रव्यमान है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एग्जैक्ट डिफिनेशन आई, ठीक है, मैटर और एनर्जी को लेकर कि मैटर और एनर्जी किस प्रकार से यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो कहा गया कि जो मास और एनर्जी को लेके एक अलग टाइप का स्टेटमेंट एक साथ कह दिया गया। जैसे हमने दो स्टेटमेंट को अलग अलग कहा था कि एनर्जी को हमने कहा एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड मास ऑफ द बॉडीज इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। तो उसमें दो स्टेटमेंट थे, लेकिन अब एक अलग से स्टेटमेंट, एक स्पेशल स्टेटमेंट दिया गया। यूनिवर्स में जो मास एंड एनर्जी है, मास एंड एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज फिक्स, ठीक है। यहाँ इस इक्वेशन से हमने ये चीज़ सिद्ध कर दिया कि मास और एनर्जी जो है वो यूनिवर्स के लिए फिक्स होता है, ठीक है। मास एनर्जी में जब जितना मास लॉस होगा वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मास जो लॉस हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये जो मास है ये तो लॉस हो रहा है, तो मास कहाँ जा रहा है? मास तो ख़त्म हो गया। तो मास ख़त्म नहीं हुआ है भाई, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ये जो 0.1 देख रहे हैं आप, मास कमी आई है, ये 0.1 मास जो है यही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन, E=mc², ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक गणना की, उस गणना को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, इसमें अब अभी आपने पढ़ा कि E बराबर mc²। तो इस रिलेशन के अनुसार जो द्रव्यमान है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो कोई मास कितनी मात्रा में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, किसी मास की कितनी मात्रा अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो तो कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, इसकी गणना उन्होंने की। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। अगर 1 ग्राम, जैसे ये 1 ग्राम है, ठीक है, इस 1 ग्राम को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो देख लीजिए 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, तो बराबर 0.001 kg। और यहाँ पे c वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में आप m और c की वैल्यू रख दीजिए, E बराबर mc² से। ठीक है, तो देखो E बराबर m कितना है, मतलब 0.001 kg है, क्योंकि आपको यहाँ पे kg में भार रखना है। ठीक है, जो m है वो कितना है, m है 1 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर 0.001 kg। तो यहाँ पे द्रव्यमान को kg में रखना है, तो 0.001 kg गुणे c²। ठीक है, c², और c कितना है, 3 × 10⁸ ठीक है, तो इतना। तो इसको जब हम हल करते हैं तो हमको वैल्यू मिल रही है E बराबर 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी कितनी, अर्ग की वैल्यू में, जो अर्ग की यूनिट में जो एनर्जी की वैल्यू है वो इतनी है। और क्या नाम है, कैलोरी की, ये देखो कैलोरी में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, 2.16 × 10⁷। ये कितनी एनर्जी है भाई, ये कितनी कैलोरी एनर्जी है, 2.16 × 10⁷ कैलोरी। ठीक है, ये कितना हुआ, तो ये हुआ 2 और फिर 1 6 1 2 3 4 5 कैलोरी। कितनी कैलोरी हुई, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 16 लाख कैलोरी। ठीक है, इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस हुई किससे, 1 ग्राम मास से। अगर 1 ग्राम द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो 2 करोड़ 16 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ, तो 2 करोड़ 16 लाख कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब आप सोचिए इससे आप क्या काम कर सकते हैं। अरे इससे तो जो एक पावर प्लांट है, ठीक है, जो एक पावर प्लांट होता है जो शहरों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस पावर प्लांट की ऊर्जा की पूर्ति आप इतनी एनर्जी से 2-4 महीना तक लगभग तो बहुत आराम से कर सकते हैं। 2-4 महीनों, ठीक है, आप बिजली की सप्लाई जो शहरों में देते हैं, उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस दौरान कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो लगभग इतना होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप 1 ग्राम द्रव्यमान को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दो तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस प्रोड्यूस एनर्जी से आप किसी शहर में कम से कम 3 से 4 महीना बिजली की आपूर्ति को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इक्वेशन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। शायद आपको ये चीज़ नहीं पता रही होगी कि मतलब मास और एनर्जी का रिलेशन क्या है और किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपको 2000 से 3000 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन 2000 से 3000 कैलोरी एनर्जी हो तो आप काम कर सकते हैं पूरा दिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना कैलोरी, 1 ग्राम मास से कितनी कैलोरी ऊर्जा रिलीज हो रही है, तो 2 करोड़ से ऊपर पर 2 करोड़ 16 लाख कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो कि बहुत है भाई। तो ये थोड़ा सोचने और समझने वाली बात है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा मतलब मास और एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे।
ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। अब मास के बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है बाय यूजिंग द इक्वेशन E बराबर mc²। मैं एक बार स्क्रीनशॉट दूंगा आप लोगों को, ये देख लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट देने की कोशिश की है, ठीक है। तो मास के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं। अब मास के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मास होता है इसको बहुत लोग भार से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मास ही भार है और भार ही मास है। तो मेरे भाई, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और भार को w से रिप्रेजेंट करते हैं। w जो होता है वो m मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब पृथ्वी जिस फोर्स से किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ठीक है, वो, ठीक है, g होता है, ठीक है, वो g होता है, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा रिलेट कर लेते हैं कि जो भार है वही मास है। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा कि मास और भार दोनों एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो भार है वो अलग अलग ग्रह पे अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग प्लेनेट पे आप जाएंगे तो ये जो भार है किसी मास का वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो भार है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। जिस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे इसी मास का भार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो मास होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। मास जो है पदार्थ का वो आप चाहे पृथ्वी पर देखेंगे, चाहे सूर्य पर देखेंगे, चाहे चंद्रमा पर देखेंगे, मास कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मास जो है वो क्या है, मास है टोटल कंटेंट ऑफ मैटर, ठीक है, टोटल कंटेंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है। तो मास जो है वो किसी पिंड में कितना मैटर है उसका मेजरमेंट है, लेकिन जो भार है वो क्या है, द्रव्यमान और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का गुणनफल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मास और भार में आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब अंतर समझ में आया होगा। जिसे यहाँ पे पृथ्वी पे अगर आप 60 किलो के हैं, कितने के हैं, 60 kg के हैं, तो आप जो है चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पे आपका भार जो है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और जो चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इसका 1/8 या 1/6 भाग होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो g है ये जितने बड़ा होगा w उतने ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो g है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे एक मास मैं ले रहा हूँ m बराबर 5, ठीक है। तो पृथ्वी पर यही चीज़ कितनी हो जाएगी, पृथ्वी पर यही चीज़ हो जाएगी 5 × 9 तो बराबर 45। तो ये 45 kg के आसपास हो जाएगी। कितने kg के आसपास, 45 kg के आसपास। आप हैं, मान लिया कि आपके लिए m की वैल्यू 5 है तो आप पृथ्वी पर 45 किलो के आसपास हैं, ठीक है। लेकिन जो सूर्य है उस पर आप कितने किलो के होंगे, यहाँ पर तो आपका W कितना है, यहाँ पर आपका W 45 है, लेकिन आप सूर्य पर चले जाएं, ठीक है। तो सूर्य का जो ग्रेविटेशन, सूर्य का जो g है, यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा पृथ्वी के लिए, अभी एक बार फिर से देख लीजिए, W बराबर m × g, ठीक है। तो पृथ्वी के लिए g, पृथ्वी के लिए, ठीक है, फॉर अर्थ g बराबर 9 और फॉर सन मतलब सूर्य के लिए g बराबर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 27 गुना होता है, ठीक है, सूर्य पर। तो सूर्य पर कितना होगा, पृथ्वी का 9 है तो सूर्य पर कितना होगा, 9 का 27 गुना,
ठीक है। तो 9 × 27, तो सूर्य का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 963 के 3, 9 दूनी 18, 6 24, तो 243 होगा। तो यहाँ पर जैसे आप ले रहे हैं अपने आप को ले लीजिए। मैंने जैसा कि कहा है, सन के लिए जी जो है वो कितना आया है, अभी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, 243 है। सन के लिए जो जी जो है वो 243 है। मैं आपको एक रफली हिसाब दे रहा हूँ, आप थोड़ा मैच कर लेना, इधर उधर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। और अर्थ के लिए जी बराबर कितना है? अर्थ के लिए जी बराबर है 9, ठीक है। तो अब एक मास आप अपने आप को ले लीजिए। आपका जो मास है ये 8 है। कितना है? 8 है, ठीक है। तो पृथ्वी पर आपका डब्लू कितना होगा? तो डब्लू बराबर डब्लू अर्थ बराबर m × g EARTH, ठीक है। तो आप निकालिए m कितना आएगा? m 8 × 9, क्योंकि जी का अर्थ का जो जी है वो 9 है, तो 72 kg, ठीक है, बराबर 72 kg। और यही अगर सूर्य पर यही मतलब आप अपने आप को ले लीजिए जिसका m जो है वो 8 था, वो अगर सन पर चला जाता है तो WSUN बराबर आपका तो m × GSUN, ठीक है। तो यम कितना है? 8 × सन का जी कितना है? 243। आप इसको कैलकुलेट करिए तो 8 × 3 = 24 के 4 और 8 × 4 = 32 और 2 = 34 के 4 और 8 दूनी 16, 3 19। यहाँ पर आप 1944 kg के हो गए हैं। तो जो W है मतलब एक ही आप ही हैं, ठीक है। आपका m जो है वो 8 है, ठीक है। तो जो m आपका पृथ्वी पर होगा वही m सूर्य पर होगा, वही m बृहस्पति पर होगा, वही m हर जगह होगा। m में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो आपका वेट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या होता है? द्रव्यमान और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है, ठीक है। तो m को अगर हम आपका भार m पर मतलब पृथ्वी पर निकालें तो पृथ्वी पर आपका जो भार है वो कितना आएगा? m × ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। तो m कितना है आपका? 8 × ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ 9, तो आप 72 kg के हुए, ठीक है। यही अगर आप सन पर पहुंच गए तो आपका भार कितना हो जाएगा? m × g ऑफ सन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 × g अभी हमने निकाला है, ठीक है, 243, ठीक है। सन के लिए जी का मान 243 है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1944 किलोग्राम, और आप ही 8 किलोग्राम के हैं, ठीक है। अगर आप मतलब 8 आपका जो m है वो 8 है, ठीक है। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का शायद 1/6 भाग है, ठीक है। 1/6 या 1/8 है, आप थोड़ा देख लेना। बाकी मैं 1/6 लेके आपको बता दे रहा हूँ। पृथ्वी पर जी कितना है? 9, तो ये अर्थ है, ठीक है। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा जी? इसका 9/6, 1/6, 9 का 6 भाग, ठीक है। कितना होगा बताओ? 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5। तो जी ऑफ मून कितना होगा? 1.5। अब यहाँ पर आपका भार देखें तो आपका भार कितना होगा? आपका भार होगा W बराबर नहीं, आपका भार W मून बराबर m × g मून, ठीक है। तो m कितना है? 8 × g मून कितना है? 1.5। तो आपका भार कितना आएगा?